जय हिंद। आज हम लोग ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड यानी कि रक्त। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है अध्ययन। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी अच्छा, ब्लड क्या है? यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ओके, ये ऊतक, अगर ऊतक की बात करें तो ब्लड कैसा ऊतक है हमारा? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है हमारा? संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसका पीएच मान क्या होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ओके, क्षारीय। पीएच का मतलब जानते हैं आप? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसके बाद में ये देख लेते हैं ये मेल में कितनी, इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है, दोनों में देखेंगे। एक तो देखेंगे हम मेल में, दूसरा हम देखेंगे फीमेल में। अच्छा, देखो ये जो इसकी मात्रा जो मेल में होती है वो 5 से 5.5 लीटर एवरेज इतने होता है, और फीमेल में 5 लीटर। इतनी बात समझ गए आप? ओके, अब ये ब्लड जमा कहाँ होता है? ब्लड हमारा जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर, तो ये स्टोर होता है प्लीहा में। कहाँ पे स्टोर होता है? प्लीहा में। प्लीन, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में प्लीहा। इतनी बात समझ गए आप? ओके, हाँ, और इसकी कब्र, ये नष्ट भी प्लीहा में ही होता है। ठीक है, इसकी कब्र की अगर बात करें हम, इसकी कब्र कहाँ होती है? तो ये भी स्प्लीन ही है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा। ओके, अब हम लोग थोड़ा बात ये कर लेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। ब्लड का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, इसका निर्माण जो है वो 2 प्रकार से होता है। इसका निर्माण हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण सबसे पहले होता है किसमें? बोन मेरो में। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। बोन मेरो का मतलब समझ पा रहे हैं आप? अस्थिमज्जा। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। अब देखिए, जो अस्थिमज्जा होता है ये 2 प्रकार का होता है। अस्थिमज्जा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है रेड बोन मेरो, दूसरा होता है येलो बोन मेरो। 2 हो गए। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल अस्थिमज्जा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत अस्थिमज्जा। अच्छा, इसके निर्माण की बात हो रही है। इसका निर्माण होता कहाँ पे है? तो सबसे पहले इसका निर्माण होता है बोन मेरो। बोन मेरो भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की।
रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो रेड बोन मेरो है इसमें हमारी क्या बनती है, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स। और जो हमारा ये श्वेत वाला होता है इसमें हमारा कौन बनता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स। तो थोड़ा सा इसकी निर्माण प्रक्रिया को हम लोग फिर से देखेंगे। इसका निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो भ्रूणी अवस्था, भ्रूणी अवस्था, और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। दूसरी हमारी क्या होती है, परिपक्व अवस्था। अच्छा देखिए, जब भ्रूण यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, जब वो गर्भाशय में होता है तब हम उसको भ्रूण का ही नाम देते हैं। जब कोई फेटल भ्रूणी अवस्था में होता है तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। और जब वो परिपक्व अवस्था में हो जाता है तब उसका निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। ओके, यानी कि अस्थिमज्जा में। ऊपर हम बता ही चुके हैं आपको बोन मेरो में। और बोन मेरो में क्या होता है, एक RBM रेड बोन मेरो होती है, एक YBM येलो बोन मेरो होती है। जो रेड बोन मेरो होती है इसमें आरबीसी का निर्माण होता है, और ये जो येलो बोन मेरो होती है इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इतनी बात समझ गए होंगे आई होप। ओके, अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी निर्माण प्रक्रिया को। आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया को, आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ओके, और आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया में सहायक हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, तो ये होता है हेमोपोइटिन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये होता है किडनी। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से। ओके, और सहायक तत्व आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन का मतलब जानते हैं आप लोग, आयरन प्रोटीन इत्यादि। अच्छा, इतनी बात समझ गए आप। अब थोड़ा इसके कार्य देख लेते हैं। रक्त के कार्य क्या होते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, रक्त के कार्यों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो इसका कार्य होता है वो होता है ताप नियंत्रण करना। ताप का
ताप का नियंत्रण, सबसे पहला क्या होता है? ताप का नियंत्रण। और इसका दूसरा काम क्या होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन करना। और इसका तीसरा काम क्या होता है? गैसों का परिवहन करना। गैसों यानी कि CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, अच्छा, इसके कार्य समझ गए होंगे। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। इसके अलावा चौथा नंबर इसका क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। इतना समझ गए होंगे आप। ये तो ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी हो गई, बेसिक सी जानकारी हो गई जो हमें होनी ही चाहिए दैनिक जीवन में। इसके अलावा अब हम लोग एग्जाम दृष्टि से देखेंगे इसको। अब हम लोग इसका मुख्य पार्ट देखेंगे, ब्लड यानी कि रक्त। ब्लड में मुख्यतः दो ही पार्ट पाए जाते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं ये हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर 1 हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है नंबर 1? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये हमारा पाया जाता है 60%। ओके। दूसरा कौन सा होता है हमारे ब्लड में? कार्पसल्स, रुधिराण। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? रुधिराण। इसकी मात्रा कितनी होती है? 40%। इतना समझ गए? अब देखो थोड़ा, ये जो प्लाज्मा होता है हमारा, ये किस किस से मिलकर बना होता है देख लेते हैं। फाइब्रिनोजेन, एक तो होता है। दूसरा क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है। अब ये जो ये कार्पसल्स होती हैं हमारी, इनको हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। फिर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, पहले देख लेते हैं थोड़ा। एक तो हमारी क्या हो गई? RBC, दूसरी WBC, तीसरी हो गई हमारी प्लेटलेट्स। अच्छा, एक जो RBC होता है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? इसको तो हम लोग ऐसे कहते थे, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स इसका फुल फॉर्म होता है। उसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोल देते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जो बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम तो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। साइंटिफिक नाम इसको कह सकते हैं या बायोलॉजिकल नेम। WBC का क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। ब्लड कैंसर इसी के कारण होता है, इन्हीं सेल्स के कारण, ल्यूकोसाइट से। अगर ठीक है,
तो और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इतना समझ गए। अब ये जो आरबीसी होती हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है, ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 50 लाख। कितनी पाई जाती हैं? 50 लाख, यानी कि लगभग 5 मिलियन। कितनी पाई जाती हैं? 5 मिलियन। अच्छा, इनका और ये कितनी पाई जाती हैं? इनकी मात्रा होती है, कितनी होती है? 10,000। 10,000। और प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 2 लाख। इतना समझ गए आप? ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं इनका जीवन काल कितना होता है। ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी ये तो संख्या हो गई हमारी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? संख्या। अब यहाँ पर जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 डेज। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 डेज। इसको 1 हफ्ता मान लेते हैं, ऐसे कहा जाता है 1 वीक होता है, लेकिन होते इतना है, मानते हैं 1 वीक मानते हैं। तो समझ गए? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है, और जो रक्त में कितने पार्ट होते हैं, तो वो 2 होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा कार्पसल्स। प्लाज्मा किन 2 तत्वों से, कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो 2 तत्वों के। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। कार्पसल्स की मात्रा कितनी होती है, यही सारे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो आइए अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स। तीनों चीज़ें के बारे में देखेंगे। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एरिथ्रोसाइट, इसका क्या होता है बताइए आप लोग? ल्यूकोसाइट, एक क्वेश्चन आता है ब्लड कैंसर किसके कारण होता है, तो वो होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी के कारण। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु कहते हैं इसको। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका आकार, आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? इसका आकार होता है गोल। दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है, इनका आकार बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा नंबर एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा देख लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है, केंद्रक क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कोशिका क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो इसमें जो लाइसोसोम होता है वो नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका को सड़ा गलाकर बाहर निकाल देना, यही लाइसोसोम का कार्य होता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे केंद्रक। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, केंद्रक पाया नहीं जाता है, और जो हमारा डीएनए आरएनए होता है, गुणसूत्र होते हैं, वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं। और जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो क्या इसमें डीएनए पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं। इसका तो उत्तर हो गया नहीं। दूसरा, क्या आरबीसी से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं होता है तो डीएनए कहाँ से आ जाएगा। अच्छा, तो जब इनकी कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी के कारण, आरबीसी की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? एनीमिया। जिसका रोग क्या है? एनीमिया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित यानी कि अमीबी आकार का। अमीबा कैसा होता है? अमीबा का कोई आकार थोड़ी ना होता है। ओके, दूसरा, इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। केंद्रक पाया जाता है इसमें। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है? ये रोग से रक्षा करता है, मुख्यतः हमारी रोगों से रक्षा, रोगों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। इसके प्रकारों की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी है तो आपको पता ही है, इनका कार्य क्या होता है? रक्षा करना। और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ओके, लिम्फोसाइट को ही टी सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि टी सेल किसे कहते हैं? तो लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसका भाग है? डब्ल्यूबीसी का। ओके, नंबर 3 क्या होता है? मोनोसाइट।
ओके, मोनोसाइट जो होती हैं ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अगला नंबर क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। अगला जो प्रकार है इस्नोफिल। अगला जो इसका नंबर है बेसोफिल। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? अगर इसकी हम बात करें आकार की, तो आप लोगों ने उत्तल लेंस तो देखा ही होगा। उत्तल लेंस के आकार का होता है, और इसमें जो केंद्रक तो इसमें नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। और इसका कार्य क्या होता है? शक्ति प्रदान करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति प्रदान करना। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो शरीर में हमेशा थकावट जैसी महसूस होती है। ओके, तो ये आप लोगों ने आज समझा ब्लड के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये और देख लेते हैं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, रक्त का थक्का बनना। बाकी ये ब्लड के बारे में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको क्या देखेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का बनना या जमना। देखो, हम लोग बहुत छोटे से थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है। तो हम लोग याद करते थे विटामिन के, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन के। लेकिन इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे थक्का बनता है, सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 4 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है और उसके शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उसका ब्लड 4 मिनट में थक्का जम जाता है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। वो एक आनुवंशिक बीमारी है जो महारानी विक्टोरिया के शायद हुई थी। तो आइए ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है वो 4 स्टेज में पूरी होती है, 4 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, ये जो थ्रोम्बोसाइट होता है, प्लाज्मा जब बाहर निकलता है, कहीं चोट लग जाती है तो पीला पदार्थ जब बाहर आता है, बाहर क्या मिलती है इसको? वायु। जैसे ये बाहर वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये मिलकर के क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को फिर से यहाँ पर लेके आइए। थ्रोम्बोप्लास्टिन,
ठीक है, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन को यहाँ पे लेके आइए। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में Ca प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन दोनों मिलकर क्रिया करते हैं, तब ये क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बिन। क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बिन। अच्छा, ये थ्रोम्बिन बन गया यहाँ पे, थ्रोम्बिन को हम यहाँ पे ले आते हैं, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन के साथ में फाइब्रिनोजेन क्रिया करता है, क्या कौन सा करता है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, क्रिया करता है। तो ये क्या मिलकर बना लेता है, फाइब्रिन। अच्छा, अब हम लोग फाइब्रिन को इधर लेके आते हैं। फाइब्रिन क्या होती है, ये एक प्रकार की जाली होती है, एक प्रकार की क्या होती है, जाली होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जब कहीं पे जैसे मान लीजिए ये हाथ है और यहाँ पे चोट लग गई, ब्लड यहाँ पे निकलने लगता है, तो ये जो फाइब्रिन है ये क्या करता है, ये जाली है तो ये छान देता है। तो जैसे चाय छानी जाती है, चाय छानने के बाद में उसमें कुछ ऐसे रह जाती है ना, कुछ कोलाइड रह जाते हैं, तो वो जो थक्का जैसा बन जाता है यहाँ पे, इसी के कारण ये जाली से जो पतला होता है, पतला प्लाज्मा निकल जाता है और बाकी यहाँ पे रुक जाता है, जिसी के कारण थक्का बन जाता है। तो ये जाली प्लस रुधिराण, जाली प्लस रुधिराण। रुधिराण तो आप लोग जानते हैं, रुधिराण किसे कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। अच्छा, ये सब मिलकर के क्या कर देते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं। क्या कर देते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं। अच्छा, सबका निचोड़ देख लेते हैं। रुधिराण, जो रुधिराण होते हैं, रुधिराण इनको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन जो इसमें निर्माण में सहायक करती है, थक्का बनने में। फाइब्रिनोजेन। नंबर 3 तत्व या धातु जो थक्का बनने में सहायक है, वो क्या है हमारा, Ca का मतलब जानते हैं आप, इसको कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं, कैल्शियम। और चौथा जो है हमारा विटामिन। अब विटामिन तो आप जानते हैं कौन सा विटामिन है, के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दूसरा वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।